बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसी चीज को ले लिया जाए तो फिर जनरल फैज हमीद का किरदार तो काफी सियासी रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। क्या मुस्तकबिल में अगर इनका भी कोई किरदार ऐसे साबित होता है तो सजा हो सकती है सर? या देखिए, मैं हम लेट्स से कि हम एक इंडिविजुअल की बात हम नहीं करते, हम तो जनरलाइज बात कर रहे हैं ना। वो बिल्कुल ठीक। उसमें फैज हमीद साहब हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है किसी तरीके से, ये जो पोस्टें हैं ना जिनके ऊपर फैज साहब रहे या ये वो, देखिए ऑन देयर ओन ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एक लेफ्टिनेंट जनरल को एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट द ड्रॉप ऑफ द हैट घर भेज सकता है, एब्सोल्युटली कह सकता है सुबह ऑफिस में नहीं आना। तो देर इज नो क्वेश्चन कि कोई अपने तौर पे इतनी जुर्रत करके कुछ वो करता रहे। सिस्टम को देखना पड़ेगा कि ये कैसे ऐसे मैनेज होता रहा, कि सब कुछ चलता रहा और ये होता रहा। उसकी आई एम श्योर कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो देखेंगे और वो चेक करेंगे कि किस में किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो है। लेकिन मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ कि जो लोग वायलेट करते हैं आर्डर्स को, या वो अपने हाथ में कानून को लेते हैं और उसका डिफेंड नहीं कर सकते, तो उनको उनके लिए पनिशमेंट जरूर मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जिक्र किया साइफर का सर, मामला बड़ा गर्म है। इमरान खान ने गलत इस्तेमाल किया, आपने भी कहा, लेकिन उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाही दे दी है। इसका मतलब है कि ये मामला बहुत संगीन है। इसमें क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है? क्योंकि आप तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है वो गवाही दे रहे हैं सर। आने वाले दिनों में देख रहे हैं इमरान खान साहब को इसमें फंसते हुए आप। जी हाँ, देखिए, ये तो ऑब्वियसली जो लीगल सिस्टम है वो इसको असेस करेगा, और इट डिपेंड्स कि जब कोर्ट में उनकी गवाही पेश होती है तो चीज़ ऐसे है। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हर चीज़ को जानता है, वो अगर आपके खिलाफ एक गवाही देता है तो ये सीरियस चीज़ तो बनती है। उसकी जी। वजह यह है कि इससे पहले भी जो इनकी वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो, उसमें ये कह रहे थे कि साइफर पे खेलेंगे और हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है उनके हक में बेहतर नहीं है, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और सबूत सामने आ रहे हैं। ठीक। सर, आपका तल्लक क्योंकि हुकूमती जमात से, इमरान खान के जराइम तो बहुत सामने आ चुके हैं, ठोस शवाहद भी मौजूद है। गिरफ्तारी में रुकावट क्या है? सुना जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाहती, ये काम निगरान हुकूमत करेगी। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है सर? देखिए, अगेन मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में हुकूमत जो अभी है जी। वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रही है, ठीक। और हमारी ये पॉलिसी है, हमारी जो पार्टी है उसकी, कि आप इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर बंदे को अरेस्ट करके ना बिठा लें। जैसे आपने नवाज शरीफ साहब को, हमजा को, आपने शाहिद खाकान अब्बासी को, बाकी ख्वाजा आसिफ और बहुत से लोगों को पहले ही पकड़ के अंदर कर दिया और फिर 2 साल के बाद कहा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, और जब आपके पास पूरे शवाहिद मौजूद हो और उसके बाद आप अदालत के अंदर जाएं तो बंदा को कन्विक्ट हो तो उसको अरेस्ट भी हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत किसी उजलत में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कितना जानते हैं सर? कैसे जर्नैल है? और वो क्या इमरान खान साहब के तरले मिनटों के बाद मुलाकात पर राजी हो जाएंगे? हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन से जनरल साहबान को नहीं मिलना चाहिए। या देखिए, आसिम मुनीर साहब एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और आप देखिए कि जो बंदा 3 स्टार जनरल बनता है वो एक बहुत सी रैट से गुजर के सामने आता है। उनका एक अपना वे ऑफ लाइफ है, वो अपने तौर के ऊपर दयानतदारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान फौज का सिपहसालार बनना इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर। तो आई एम श्योर कि वो सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स देखते रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमारी फौज जो है, ये कहा गया, जो अब जैसे ये डिक्लेयर करें कि न्यूट्रल है, एब्सोल्युटली फेयर है सबके लिए। और चूंकि हुकूमत का ये सबसर्विएंट अदारा है, इसलिए हुकूमत की मदद करना मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर ब्रीफिंग देना, उनको अप्राइज करना, ये तो बड़ा ज़रूरी है और वो कर रहे हैं। और बाकी जो आई डोंट नो कि अगर वो किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलना भी चाहें तो उसके लिए वो अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसको गवर्नमेंट से परमिशन शायद लेनी पड़े कि क्या मतलब है, क्यों, किस पर्पस पे। और कई जगह के ऊपर तो ये होता है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रीफ करें, और उसमें अपोजिशन लीडर को भी बुलाते हैं।
जैसे पब्लिक स्कूल में बच्चे शहीद हुए हमारे पेशावर में, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लीडर को भी बुलाएं, और वहां आर्मी की लीडरशिप भी थी, तो सब ने सर जोड़ के बैठे एक मुल्क के मफाद में बात की। तो मेरे ख्याल में इस तरह अगर ये पार्लियामेंट में होते तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, पार्लियामेंट की ब्रीफिंग वहां अगर आर्मी वाले करते हैं तो फिर आपस में बातचीत भी हो सकती है, वहां हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आपने देखा ना, पिछली हुकूमत के लीडर ने तो यहाँ तक कहा कि मैं याद आपको एक्सटेंशन देता हूँ, कभी कहा कि ये गद्दार हैं, कभी कहा कि नहीं आ जाएं आप जो मर्जी करें, और कभी कहा मेरे हाथ में सब कुछ जो मैं करता रहा, और कभी कहा मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था, मेरी तो बात ही को नहीं मानता था। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टरी है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और इससे ये है कि इंडिविजुअल की साख को नुकसान तो होता है, लेकिन मुल्क की साख को भी नुकसान होता है और मुल्क बहुत पीछे चला जाता है। और हमने ये सफर किया कि इस तरह की सिचुएशन जब अभी उनसे वो तितर बितर हो गए, वो लोग जो हम पहले ही बता रहे थे कि ये लोग जो हैं ये 4 पार्टियां बदल के आए हैं, तो इनका इंटरेस्ट सिर्फ इक्तदार से होता है। ये जो आपके आगे पीछे फिर रहे हैं, ये व्हेन दी चिप्स आर डाउन, तो ये उनको कबूतरों की तरह उड़ के चले जाएंगे। तो अभी दूसरी पार्टियों को भी देखना चाहिए कि ऐसे टर्न कोर्ट्स जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, और पार्टियों के अंदर डेडिकेटेड लोग होने चाहिए, और उनको हदूद व कयूद का अंदाज़ा होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि रियासत के मफादात जो हैं उनको बालाए ताक रख कर आप अपने ज़ाती मफादात की बात करेंगे तो ये मुल्क से गद्दारी होगी, ये सियासत भी नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। जरा अभी चले, जो भी आपने बताया कि आप एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर मुंतखब हुए हैं, आपसे पहले ये जो तंजीम थी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई है, सब जानते हैं, और महसूस जमात को सपोर्ट किया गया। क्या अमल दुरुस्त था सर वो जो उस वक्त आपके सामने ही है ये जो कुछ हुआ? देखें, इसका मैं आइन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक एनजीओ है और ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और ये अपॉलिटिकल है, यानी ये पॉलिटिक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस फोरम को यूज करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसको वोट देना चाहें दे सकते हैं। आप जिस पार्टी में देखें ना, अभी इसमें 35 से 40 लाख लोग हैं। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स, FCNWFP की जो FCKP की नॉर्थ, FCKP साउथ, बलूचिस्तान नॉर्थ साउथ, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस, ये सारे लोग हैं इसके अंदर। तो ये 35-40 लाख लोग हैं, तो इनको तो आप हाँक के तो नहीं कह सकते ना कि आपने इधर जाना है उधर जाना है। इनकी तो आपने फी सबीलिल्लाह खिदमत करनी है, इनकी मदद करनी है, और इसका ना कोई तनख्वाह है, ना कोई प्रिविलेज है, ना कोई इसके लिए और कोई आपके पास कोई व्हीकल दें या आपको ये करें। ये हमें सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर ही कोशिश करनी होगी कि इनके मुतालबात हुकूमत तक और सर्विस हेडक्वार्टर्स पर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की हेडक्वार्टर्स, उनके जो वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ, जैसे ये अभी मेरे पास बंदा आया, इसकी टांग कटी हुई थी, तो इसकी सुनवाई तो कहीं नहीं है ना, ये तो सीधा मेरे घर पे आ गया, तो इसका घर मेरा खुला हुआ था। मैंने कहा कि बताओ, तो फिर मैंने NDMA को बताया, जो जनरल नवीद है, उनको लिखा कि इसके 10-12 लाख रुपया फंसा हुआ है, ये जो अर्थक्वेक आया था उस चक्कर में, तो ये बेचारा सफर कर रहा है, तो इसकी जायज मुतालबा है, ये ओके हुआ इसको दे दे। तो जब मैं कहूँगा तो उसका फर्क पड़ेगा ना, तो इसलिए हाँ, तो ये उस लिहाज से ये एक सोसाइटी है जिसका टेन्योर 3 साल का है, और जो पहले होता रहा वो आपकी आंखों के सामने था कि आप इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए एक जो पार्टी है उसको सिर्फ उठाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहे, दूसरों को गालियां देते रहे। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि जी हमें पहले कहा गया था वो चोर हैं, वो डाकू हैं, अभी ये कह रहे हैं कि वो नहीं है, ये चोर है, डाकू है। तो मैंने कहा ना पहले आपको यकीन करना चाहिए था, ना अभी आपको इधर जाना चाहिए। आपका अपना काम है, उनका अपना काम है। अगर मुझे कोई बंदा बुला के बताए कि जी फलां पार्टी के खिलाफ बात करें, वो तो चोर हैं, डाकू हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा ना कि ये मेरा एज ए रिटायर्ड सोल्जर, पार्ट ऑफ पेस, ये मेरा काम नहीं है, ये आप अपना काम करें। मैं अगर कहीं पॉलिटिकल वर्कर हूं तो मैं उस हैसियत में अपनी बात कर सकता हूं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ। बिल्कुल ठीक है सर। आपके एक बयान की तरदीद एक ट्विटर अकाउंट से आ रही है जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से मनसूब है, क्या आप इस अकाउंट की तरदीद करते हैं सर?
जी हाँ, देखिए वो एक दो अकाउंट तो नटोरियस है ना, आपको खुद अच्छा जी। पता है। तो जी। वो तो उनको तो सांप सूंघ गया है कि जी ये जी। कैसे हुआ, और वो लिंक कर रहे हैं फौज के साथ। हालांकि इसका फौज से बिल्कुल दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। ये सारे स्टेट काउंसिल जो है एक्स सर्विसमैनों की, उन्होंने अनअपोज्ड अपने तौर के ऊपर मुझे इलेक्ट किया है। तो वो ये चाहते हैं कि ये अभी भी ऐसा बंदा ऊपर आए जो आके कीचड़ उछाले और एक पार्टी को उठाए, दूसरी पार्टी को गिराए और वो करे। ये अभी नहीं होगा। हम अफवाज पाकिस्तान की दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ीम करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारा इंस्टीट्यूशन सेकंड टू नन है कंट्री के अंदर। और आज भी ये हमें बुलाएं, महाज पे सिक्योरिटी सिचुएशन हो तो फिर हम मेडल लगा के तो टोपियां पहन के जाने को तैयार हैं। लेकिन हम मेडल लगा के टोपियां पहन के बाहर निकल के किसी एक पार्टी की कन्वेंसिंग नहीं कर सकते। ये करनी भी नहीं चाहिए। आपने देखा, आप यूरोप में रहते हैं कि नॉर्मंडी लैंडिंग का जब दिन होता है तो जी। गोरे बिल्कुल 80-80 साल के, 90-90 साल के अपने, वो अपनी कौमी बंदी। दिन है। कौमी दिनों के ऊपर आप ये कर सकते हैं। पार्टियों के ऊपर आप जाके अपने मेडल लगा के तो आप मेडलों की तौहीन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में माजी में अगर ये होता रहा है तो ये गलत होता रहा है। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे इनकी वेलफेयर के काम होंगे और इनको आज़ादी होगी, जिसको मर्जी है वोट दें, और कोई इनको ये कन्वेंसिंग नहीं होगी किसी किस्म की, और ये बेहतर चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी जो कौम के हीरो होते हैं, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, कोई हॉकी प्लेयर को, वो पूरी कौम के होते हैं। अगर वो एक तरफ हो जाएं तो फिर वो मुतनाद हो जाते हैं। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। सर एक और, बैरूने मुल्क में एक भगोड़ा मेजर आदिल राजा प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो भी खुद को एक सर्विसमैन सोसाइटी का तर्जमान करार देता है। इस पर रोशनी डालेंगे सर? यार ये अफसोसनाक है ना। देखिए, अगर आदिल राजा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का अगर एक अपॉइंटमेंट होल्डर था तो मुल्क के अंदर रह के खिदमत करता, और अगर रोजगार के सिलसिले में बाहर गया है तो बाहर भी आप अपने मुल्क की अफवाज के इमेज को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि जिसका नमक पानी खाया आपने उसको वो किया। आप पेस जो है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, इसकी बेहतरी के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और उनको वो जायज़ रिकमेंडेशन हो तो वो सुनी भी जा सकती है। लेकिन बाहर बैठ के बहुत से हमारे पाकिस्तानी लोग यूज हो जाते हैं दुश्मन के नैरेटिव के लिए, और दुश्मन जो है वो अपने तौर पे पैसे भी देते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, और फिर वो पीछे पीछे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आदिल हो या कोई और हो, अगर आप बाहर जाएं तो ऑल दी मोर रीजन के वहां जबान ना खोलें। अगर आपने कुछ कहना है तो मुल्क में आके कहें। आप इंटरव्यू ले लें सीनियर आर्मी के बंदे का, आप प्रेस के अंदर आ जाएं, आप बताएं। आप अगर अच्छे काम करने वाले हैं वेलफेयर के फी सबीलिल्लाह, तो आपको अपॉइंटमेंट दी जा सकती है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में कि आएँ और आप देखें कि शोधा की बेवाओं का क्या हाल है, उनको क्या किया जा सकता है। उसके लिए कोई फंड हम बैतुल माल से लेके दे सकते हैं, इधर उधर दे सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि बाहर बैठ के तो हर चीज़ को नेगेट ना करें, और एक ऐसे सियासी जमात को और एक ऐसे सियासी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने के हाथों से अफवाज पाकिस्तान की बहुत से जो इंस्टॉलेशन है उन पे उन्होंने मोटिवेट किया, बरगलाया, तो बहुत से लोगों ने हमला किया जो कि रोज़े रोशन की तरह सामने था। तो ये मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है बाहर से बैठ के, मुनासिब नहीं है। आखिरी दो सवाल है सर, इंतखाबात होते हुए इस साल देख रहे हैं सर? या देखिए, आइन और कानून के मुताबिक तो ये इंतखाबात यही अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में होने चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि यही बेहतर तरीका है। इसमें भले कोई पार्टी जीते, मेरे ख्याल में किसी पार्टी को भी मेजॉरिटी शायद ना मिल सके तो कोलिशन बन जाए, आगे चले। जो भी है, आप इन सिस्टम्स को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। तो लेकिन ये उसका सेंसस का बात हो रही है, तो ये अभी डिपेंड्स कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और अदलिया ये मिल के क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। ये चीज़ें जो हैं, जो की जा सकती हैं, वो करनी चाहिए। बाकी पॉलिटिशियन इससे नहीं डरता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। वो मैदान में उतरता है, वो मुकाबला करता है। और हमारी जमात तो अल्लाह के करम से, मैं अगले दिन भी कहीं पढ़ रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ का टेन्योर निकाल दें पाकिस्तान के सिलसिले में, जब से ये सियासी है तो पीछे खंडरात ही रहते हैं। आप ये देखें कि मोटरवेज
आपके एयरपोर्ट्स, आपकी टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम, आपकी हाउसिंग का, यानी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन की यूनिवर्सिटियां, आपके मेडिकल कॉलेजेस और बहुत कुछ हुआ है जिसके अंदर अभी ये आपके कभी परवेज आके देखो ये टनल्स जो बनी हुई है, ये नाकाबिल यकीन है। वो मतलब है 5-5 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर कराकोरम हाईवे में इधर उधर, तो ये सारा काम हुआ है जिससे पाकिस्तान आगे। सी पैक किसने साइन करवाया है? मुझे एक दफा मियां साहब ने बताया था कि उनको प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि मियां साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज माय पर्सनल गिफ्ट फॉर यू। क्योंकि सी पैक पे एफर्ट तो बड़े अरसे से परवेज मुशर्रफ साहब भी करते रहे, जरदारी साहब की भी एफर्ट हुई, लेकिन फाइनली उन्होंने अगर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट किया तो मियां साहब की हुकूमत के ऊपर किया, मुस्लिम लीग पे किया, और अल्लाह के करम से अभी भी हम उसको टॉप गियर में डाला हुआ है। फर्स्ट फेज मुकम्मल हुई है, सेकंड फेज में ये जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, भाषा डैम है, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें आगे चलना है। तो आई होप कि अभी जो इंटरम गवर्नमेंट आए इसको आगे बढ़ाएगी, और जो परमानेंट गवर्नमेंट बाद में आए वो भी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना, तसलसल पॉलिसी में वही मुल्कों को आगे लेके जाता है। आप अगर मलेशिया तरक्की की है तो 18-20 साल महातिर मोहम्मद रहे हैं। अगर साउथ कोरिया ने तरक्की किया हमारे बाद शुरू होके, तो वहां जनरल पार्क थे जिन्होंने तकरीबन 19 साल या कितना लगातार पॉलिसीज बना के आगे। आपके पास हांगकांग की मिसाल है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमतें, एक तो जल्दी नहीं तोड़नी चाहिए, हर हुकूमत को अपना पूरा टाइम करना चाहिए, और नंबर 2 के और हुकूमत को जल्दी में उजरत में हटाएं भी नहीं। अगर एक हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो उसको करने दें, क्योंकि लोगों को इक़्तिदार दिलाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है मुल्क को एक फलाई रियासत बना के आगे लेके जाना और लोगों की भलाई करना। और वो तब ही मुमकिन है कि पॉलिसीज आप आज बनाएं, कल इन्वेस्टर आए तो आपको उसको चेंज कर लें, अगली पार्टी आई तो वो चेंज कर दें, इससे नुकसान होता है। किससे नुकसान होता है सर? आखिरी सवाल है, आपने मौजूदा हुकूमत की भी कारकर्दगी बता दी और उससे पहले भी, और इलेक्शन लड़ने के लिए जाहिर है ये बड़ा अहम होगा, मौजूदा कारकर्दगी 1.5 साल की और मियां साहब की पहले की कारकर्दगी। सर जरा ये बताइएगा आखिर में कि नवाज साहब की वापसी कब तक मुतवक्का है? ख्वाजा साहब ने कल बड़े अपने खदशात का इजहार किया है कि हम ख्याल जजों से डर लगता है कि बंदयाल साहब की रिटायर्ड के बाद मियां साहब आया। तो एक तरफ तो मियां साहब पूरी दुनिया में इतने मकबूल हैं, उनके फैसलों की वजह से पैसे मिल रहे हैं, आईएमएफ आ रही है, सऊदी अरब से आ रहे हैं, चाइना से आ रहा है, तो अपने मुल्क के 2-3 जजों से डरने की क्या जरूरत है सर? या नहीं, आई एम श्योर कि मेरे ख्याल में इस तरह लिंक नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको ख्वाजा साहब ने कहा सर, जी, अब मुझे पता है कि ख्वाजा साहब ने ये कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये रेफरेंस जो है ये देना ज़रूरी नहीं है। ऐसे कहना ये है कि हम ये तो वसूख से कह सकते हैं कि अगला इलेक्शन की जो कैंपेन है वो लीड मियां साहब करेंगे, और वो पाकिस्तान में एज सून एज पॉसिबल आएंगे जब उनको ये तवक्को हो कि उनको इंसाफ मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं, उनको अपने केसेस तो आके फेस करने होंगे, वो ज़रूरी है, करने भी चाहिए, उसमें क्लियर करना चाहिए, और वो इस पर रेडी भी हैं। लेकिन पहले जैसे जिस उजलत में उनको निकाला गया, आप ये देखेंगे 100 से ज़्यादा पेशियाँ, एक सुबह एक शाम। कई दफ़ा मैं भी उनके साथ उधर वो जो है नैब के फट्टे पे बैठा होता था, और वो इतनी ताजीम करते थे जज की, बाखुदा मैं आपको सच्ची बात दूं, मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा, जन साहब ये पीछे इनको कहो कि ये आवाज़ें ना निकालें क्योंकि जज साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मतलब है कि वो, मैंने पीछे मुड़ के तो देखा लोग आपस में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, उनका नहीं इस तरह ना करें बिकॉज वो डिस्टर्ब। इज्जत एहतराम, जब जज आए खड़े हो गए, जब आप बैठे। इधर आपने देखा कि आप अरेस्ट करने जाएंगे तो जमान पार्क में सर्कस लगी रही है, क्या होता रहा है क्या नहीं हो रहा, जजेस के साथ क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब ने अपना जो उजलत में उनको निकाला, उनको बाहर, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। इस तरह दी ड्रॉप ऑफ दी हैट, आप एक प्राइम मिनिस्टर को सिटिंग को हटा के आपने एक तसलसल तोड़ दिया, आपने मुल्क बहुत पीछे चला गया, फिर उनको पार्टी की लीडरशिप से भी हटा दिया, और फिर उसे पाबंदे सलासल किया, फिर साथ बेटी को भी कर दिया जो कि अपॉइंटमेंट होल्डर नहीं थी। तो मेरा मतलब है कि इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ABCD के कोई जुर्म हो तो उसकी माफी करनी चाहिए, यानी उनको अपना जरूर हिसाब देना चाहिए, ये तो कभी हो नहीं सकता, वो बड़ा हो या छोटा हो।
लेकिन ये इस तरीके से बुलडोज करना, वो कहते हैं ना कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आपने देखा कि किस तरह आपकी वो जो बनी थी ये JIT वगैरह, और किस तरह एम्बेरसमेंट हो के किस तरह फिर फोटो लीक हो रहे थे, क्या हो रहा था। ये ड्रामे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर इसको मुअर्रख जब तारीख लिखता है तो करते हैं। और अभी हमें भी चाहिए कि सबक सीखें। जो गलतियां पहले हमारे खिलाफ हुई हैं, वो गलतियां, वो जुर्म, वो ज्यादतियां हमारी हुकूमत दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं करेगी। आप ये देखते रहना, दैट इज वाई अभी तक कोई मेजर अरेस्ट नहीं हुई। लेकिन आप वो देख लें कि शहबाज शरीफ साहब को केस किसी और में बुलाया, पकड़ा किसी और में। जी, आप मियां साहब के ऊपर पनामा का चक्कर लगा, 434 या कितनी कंपनियां थी। कुछ हमारे साथ सिटिंग सेनेटर थे जिनकी अपनी